हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। मैं ये जो एसएससी सीजीएल 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उससे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। महावीर जैन ने किस उम्र में आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपने घर छोड़ने का निर्णय लिया था? तो ये 30 वर्ष के थे, तो इन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या अपनाई। इसे महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म की नींव इन्हीं उपदेशों पर आधारित है। तो महावीर जो वर्तमान महावीर थे ये 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 बीसी में लगभग कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मृत्यु जो थी वो 468 बीसी 72 वर्ष में पावापुरी बिहार शरीफ बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। और इनके पत्नी जो थी वो यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। तो पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? तो ये औरंगजेब थे। औरंगजेब, ऑप्शन डी। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक थे। अपने समय में साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उनके समय में क्या हुआ था कि साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मुगल शक्ति का पतन हो जाता है। उत्तराधिकारी कमजोर और सामंतों पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें अंतिम शक्तिशाली मुगल माना जाता है। अब औरंगजेब के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं, एक मिनट। तो औरंगजेब का शासनकाल जो था वो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से 1770 के बीच रहा है। 1707 के बीच 1707 के बीच रहा है। 1658 में दारा शिकोह को धर्मत और देवराय के युद्ध में हराया। जीतने के बाद दिल्ली में उसका राज्याभिषेक भी किया था औरंगजेब ने, और इसकी उपाधि जो है वो आलमगीर मिली। तो औरंगजेब की उपाधि क्या मिली थी? आलमगीर। और औरंगजेब ने सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी याद रखना कि इन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या की। गुरु तेग बहादुर की हत्या की। ओके, अब नेक्स्ट। 8वीं शताब्दी में निर्मित कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी। और इसे कृष्ण देव राय ने बनवाया था। इसने कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। जो कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह शैलकृत स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। ओके, क्या वो 7वीं शताब्दी में किस गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांति ला दी थी? तो ये थे ब्रह्मगुप्त। ओके, ब्रह्मगुप्त के बारे में और देख लेते हैं कि ब्रह्मगुप्त जो थे वो 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के नियम दिए। उनकी रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रसिद्ध है। बीजगणित और खगोल में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है और उनके सिद्धांतों का विश्व गणित पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ओके, अब क्या है, किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था? तो ये गुरु शंकराचार्य थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ।
केरल में हुआ। वे अद्वैत वेदांत के महान दार्शनिक थे। उन्होंने अद्वैत अर्थात एकत्व का सिद्धांत दिया था। उन्होंने भारत में 4 मठ की स्थापना की थी। उनके विचारों ने हिंदू दर्शन को एकीकृत किया। चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर ग्रंथ है? तो ये मेडिसिन या आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है। फिर क्या होता है कि जो चरक संहिता है वो एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है। यह चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित है। इसमें रोग निदान और उपचार का वर्णन है। चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। यह आयुर्वेद की आधारशिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1722 में सवाई राजा जयसिंह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी? तो ये अवध की दी गई थी। ऑप्शन बी। सवाई राजा जयसिंह को अवध का सूबेदार बनाया गया। यह नियुक्ति मुगल शासन द्वारा दी गई थी। वे एक विश्वसनीय राजपूत सरदार थे। उन्होंने खगोल और स्थापत्य में योगदान दिया। उनकी भूमिका से मुगल राजपूत संबंध मजबूत हुए। कनिष्क ने चौथी बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? तो इन्होंने ये कुंडलवन में किया था। तो बौद्ध धर्म से की 4 समितियां हुई थी। 4 परिषद का आयोजन हुआ। तो बौद्ध धर्म में जो परिषद का आयोजन था वो 4 हुए थे। ठीक है, तो ये पहली वाली जो है, पहली, फर्स्ट, सेकंड, एक मिनट, थर्ड और फोर्थ। ओके, ये 4 समितियां हुई थी बौद्ध समिति। ठीक है, इसमें पहली जो थी वो राजगृह में हुई, राजगृह। दूसरी वैशाली में, तीसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ओके, तो इसको हम इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बना सकते हैं कि ये कहाँ पे हुई? तो RVPK से याद कर सकते हैं। RVPK। तो देखो, R से राजगृह हो गया, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन। और इसमें जो इनका आयोजन था वो किन किन लोगों ने इसकी अध्यक्षता की? तो यहाँ पे क्या था कि हम अध्यक्षता के लिए एक याद कर सकते हैं। एक मिनट, एक से के ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, ए से हो जाएगा अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और जो फिर के से आएगा चौथी वो कनिष्क हो जाएंगे। ओके, इसका आयोजन कनिष्क ने किया था। फिर तो चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन में आयोजित हुई। यह कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बुलाई गई थी। यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ग्रंथों का संस्कृत में संकलन हुआ। इससे बौद्ध धर्म का प्रसार भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा समूह मराठा सेना का मुख्य आधार था? तो ये कुणबी था। कुणबी। ओके, ऑप्शन सी। तो कुणबी मराठा सेना के किसान का योद्धा था। वे शिवाजी की सेना का मुख्य हिस्सा था। वे छापामार युद्ध में निपुण थे और स्थानीय समर्थन से सेना मजबूती बनी। इसलिए कुणबी मराठा शक्ति का आधार थे। तो 1920-22 में हड़प्पा की खोज किस नदी के तट पर की गई थी? तो ये रावी नदी के तट पर की गई थी। और हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ओके, और इसमें मोहनजोदड़ो जो आते हैं, फिर वो वहाँ पे क्या होते हैं? मोहनजोदड़ो, इसकी खोज जो होती है वो 1921 में होती है। ये सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। और ये इसकी खोज जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ओके, यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस खोज से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हुआ। 1922 में खुदाई हुई। यह नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या की थी? तो इन्होंने की थी बोध गया में। अब हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में देख। तो क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से क्षत्रिय थे। वो उस फैमिली से बिलोंग करते थे, शाक्य वंश थे। इनका जन्म जो था वो 563 में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इनके जो गौतम बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखो, महावीर जो जैन धर्म से रिलेटेड थे उनके पिता का नाम सिद्धांत था, और गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था। यहाँ पे गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम महामाया था। सौतेली माँ या मौसी जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, प्रथम भिक्षुणी जिन्हें कहा जाता है। इनकी पत्नी जो सिद्धार्थ गौतम थे, इनकी पत्नी सिद्धार्थ गौतम जो थे इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके बेटे का नाम राहुल था। और इन्होंने भी गृह त्याग जो था वो 30 वर्ष की अवस्था में किया था। तो महावीर जैन ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में। और इनके फर्स्ट जो मतलब शिक्षक थे, एक तो अलार कलाम थे पहले, और दूसरे उद्रक रामपुत्र थे। इनको जो ज्ञान प्राप्ति थी वो बौद्ध वृक्ष के नीचे और वेला बोध गया बिहार में मिला था। और ये जो जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध वृक्ष के नीचे, उसके पास एक निरंजना नदी के निकट इनका आश्रम भी था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने बोध गया में तपस्या की, वही बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। यह बुद्धों का पवित्र स्थल है और बोध गया बिहार में ही स्थित है। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग महापद्मानंद मगध की प्रमुखता से उभरे थे। तो ये 5 प्रमुखता से उभरे थे। ठीक है, देखते हैं क्या है। महापद्मानंद 5वीं शताब्दी ईस्वी में उभरे। ठीक, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। उन्होंने मगध का व्यापक विस्तार किया। यूनानी स्रोत उनकी अपार संपत्ति बताते हैं कि उन्होंने कई क्षत्रिय राज्यों को पराजित किया था। हिंदू मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में वह स्थान जहाँ किसी देवता की मुख्य मूर्ति रखी जाती है के रूप में जाना जाता है। तो वो जहाँ पे मतलब भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। मंडप जो होता है वो देखो, मंदिर के साइड में खंबे पिलर टाइप से लगे होते हैं, और फिर वहाँ पे वो मंडप हो जाता है। शिखर इस तरीके से हो जाता है, ये शिखर हो जाता है। ठीक है, तो जो मंदिर की वास्तुकला है वो 3 श्रेणियों में है। नागर, द्रविड़ और नागर श्रेणी है, द्रविड़ और वेसर शैली है। नागर जो है वो उत्तर भारत में आती है, द्रविड़ दक्षिण भारत में जाती है, और द्रविड़ शैली जो है वो नागर जो है वो उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में, वेसर जो होती है वो मध्य भारत पे जाती है। ठीक है, तो गर्भगृह का सबसे पवित्र भाग होता है। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है क्योंकि यहाँ पे भगवान निवास करते हैं। यही मुख्य देव मूर्ति स्थापित होती है। यह मंदिर का केंद्र बिंदु होता है। भक्त इसी दिशा में पूजा करते हैं। पूरा मंदिर गर्भगृह के चारों ओर बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कि यूरेशियो के हड़प्पावासी कौन सी फसल उगाने वाले पहले लोग थे? तो ये कपास थे। ऑप्शन डी कपास। ओके, तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास उगाने वाले पहले लोग थे। कपास के अवशेष उत्खनन में मिले हैं। वे कपास से वस्त्र बनाते थे। यह उन्नत कृषि ज्ञान को दर्शाता है। बाद में भारत कपास के लिए प्रसिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ये 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो 1793 में लागू हुआ था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया गया। इससे भारतीय कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ओके, अब नेक्स्ट, आगरा किले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह यूनेस्को के विश्व धरोहर
स्थल में नहीं है, गलत, क्योंकि जो आगरा किला है ये विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। ओके, आगरा किला जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। यह मुगल सम्राटों का मुख्य निवास था। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। जहांगीर और शाहजहां ने विस्तार किया था, इसलिए इसका केवल कथन सेकंड सही था। ओके, फिर क्या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन सा शासक युद्ध में तोपों के प्रभावी प्रयोगों के लिए जाना जाता है? तो ये बाबर है, बाबर। तो बाबर ने युद्धों में तोपों का प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने बारूद युद्ध प्रणाली शुरू की। पानीपत का प्रथम युद्ध इसका उदाहरण रहा है। उन पर ऑटोमन तकनीक का प्रभाव था। इससे भारतीय युद्ध प्रणाली बदल गई। तो बाबर का जो शासन काल है वो 1526 से 1530 रहा है। 1526 से 1530, 4 साल तक ही इन्होंने शासन किया है। इन्होंने कई युद्ध लड़े, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और बाबर जीत गए थे। फिर आता है खानवा का युद्ध, 1527 में होता है और ये राणा सांगा जो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है और जिसमें राणा सांगा को हराया जाता है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, इसमें मेदिनी राय हारते हैं। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, इसमें अफगान हारते हैं और चारों युद्ध में बाबर की जीत होती है। फिर 1530 में क्या होता है, आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसकी जो कब्र है वो काबुल में इसकी कब्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं शताब्दी में राजा प्रायः ब्राह्मणों को क्या अनुदान से पुरस्कृत करते थे? तो ये भूमि दान देते थे, बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। इन्हें अग्रहार कहा जाता था। ये कर मुक्त भूमि होती थी। इससे ब्राह्मणों को सामाजिक शक्ति बढ़ी। यह प्रारंभिक मध्यकाल की प्रथा थी। ओके, नेक्स्ट। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? कलिंग पर विजय प्राप्त करना, पाटलिपुत्र को किले का निर्माण करना, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन, या फिर अवंती को हराकर उसे मगध में मिला दिया। तो अवंती को हराकर उसने मगध में मिला लिया। ये इनकी जो थी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी शिशुनाग को। तो क्या है, शिशुनाग ने अवंती राज्य को पराजित किया। अवंती मगध का बड़ा प्रतिद्वंदी था। इसके विलय से मगध शक्तिशाली हुआ। जब अवंती को शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया तो मगध जो था वो शक्तिशाली हो गया। इससे मगध की प्रधानता स्थापित हुई और बाद में वंशों से इसका लाभ मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था? तो ये 1801 में बनाया था। फिर रणजीत सिंह को 1801 में महाराजा बने और उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया। इससे सिख साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उन्होंने सिख मिसलों को एकीकृत किया और लाहौर राजनीतिक केंद्र बना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली मंदिर निर्माण गतिविधि किस राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी? तो ये गुप्त राजवंश थे, गुप्त राजवंश, ऑप्शन ए। तो क्या था, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अस्थायी पूजा स्थल थे। गुप्त मंदिर में शिखर और गर्भगृह थे। इसे स्वर्ण युग कहा जाता था, किसी गुप्त काल को। इसने बाद की स्थापत्य शैली को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासकों ने बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम दिया था? भारतीय अशांति के जनक, भारत के लौह पुरुष, या भारत का राष्ट्रीय खजाना, या अविभाजित भारत के जनक? तो इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था, ऑप्शन ए। तो ब्रिटिश ने तिलकों को भारतीय अशांति का जनक कहा। वे उनके उग्र राष्ट्रवादी विचारों से डरते थे। उन्होंने स्वराज का नारा दिया। उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया और वे प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। फिर 14वीं सदी में गद्दी चरवाहों की जनजाति कहाँ रहती थी? गद्दी चरवाहों की जनजाति कहाँ रहती थी? तो ये है पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन ए।
तो गद्दी जनजात पश्चिमी हिमालय में रहती थी और वे पशुपालक घुमंतु थे। वे ऋतु अनुसार स्थान बदलते थे। उनकी अर्थव्यवस्था पशुओं पर आधारित थी। आज भी हिमाचल क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। गद्दी जनजाति दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध में लूटे गए माल पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो ये खुम्स कर था। जो दिल्ली सल्तनत के दौरान माल लूट लिया जाता था और उस पर खुम्स कर लगाया जाता था। तो खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर एक कर था। लूट का 5वां भाग राज्य को दिया जाता था। लूट का 5वां भाग जो था वो राज्य को दिया जाता था, वही खुम्स कर था। इस इस्लामी नियमों पर आधारित था। इससे राजकोष मजबूत होता था और अन्य करों का उद्देश्य अलग था। ग्रीक और भारतीय कलात्मक शैलियों के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो ये गांधार कला शैली जो थी वो विकसित हुई थी। ऑप्शन सी। गांधार कला जो थी वो ग्रीक भारतीय मिश्रण है। यह कुषाण काल में विकसित हुई थी। कुषाण काल में बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया था। बुद्ध जो थे उनको मानव रूप में दर्शाया गया। ग्रीक प्रभाव स्पष्ट दिखता था। ग्रीक का जो प्रभाव था वो स्पष्ट दिखता था और कला द्वारा बौद्ध धर्म फैला था। कला के द्वारा जो बौद्ध धर्म था वो फैल गया था। दिल्ली सल्तनत में फारसी में वंदगान किन्हें कहा जाता था? अभिजात वर्ग को कुलीन वर्ग, राजस्वपति के रूप में नियुक्त किए गए भूमि धार्मिक विद्वान, ये सुल्तान द्वारा सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए दास। तो सुल्तान द्वारा सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए दास जो थे उनको क्या कहा जाता था? वंदगान कहा जाता था। वंदगान। तो ये जो वंदगान थे वो सैन्य दास कहलाते थे। सैन्यदास वे सुल्तान के प्रति निष्ठावान थे। उन्हें उच्च पद दिए जाते थे और इससे केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई और बलबन के दास प्रसिद्ध थे। किस समकालीन इतिहासकार ने माना कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो ये मिन्हाज उस सिराज ने माना था कि जो रजिया है वो अपने भाइयों से अधिक योग्य है। मिन्हाज उस सिराज ने। तो मिन्हाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान की प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें भाइयों से अधिक सक्षम बताया। उन्होंने तबाकत ए नसीरी लिखी। किसने? मिन्हाज उस सिराज ने। वे समकालीन इतिहासकार थे। उनका विवरण विश्वसनीय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में संगठित था। प्राचीन हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए। दोनों सही हैं। तो बौद्ध फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो वैदिक समाज में 4 वर्णों में विभाजित था। आश्रम व्यवस्था में 4 जीवन चरण थे। दोनों को सामाजिक व्यवस्था बनाई गई। कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। परंपरागत रूप से प्राचीन भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों की रचनाकार किसे माना जाता है? तो किन्नर को, या नालंदा के विद्वान, या गांव के बुजुर्ग, या ऋषियों और ऋषिकाओं को? तो ये ऋषियों और ऋषिकाओं को भजनों का रचनाकार माना जाता है। ऑप्शन डी। यहाँ पे वैदिक मंत्र ऋषियों द्वारा रचे गए। कुछ ऋषिकाओं ने भी रचनाएं की। मंत्र मौखिक परंपरा से चले, बाद में वेदों में संकलित हुए और ये हिंदू परंपरा की नींव है। फिर क्या है? इनके नंदों के समय कौन सा प्राचीन संस्कृत व्याकरणाचार्य रहते थे? तो ये पढ़नी रहते थे। पढ़नी, ऑप्शन सी। तो पढ़नी जो थे वो नंद काल में रहते थे। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें संस्कृत व्याकरण का व्यवस्थित वर्णन है। उनका जो प्रभाव है वो बाद में भाषा शास्त्र पर पड़ा और उन्होंने व्याकरण का जनक माना जाता है। किसको? पढ़नी को। पढ़नी को भारत व्याकरण का जनक माना जाता है। शिवाजी प्राय अपने विरोधियों के खिलाफ कौन सी सैन्य रणनीति का उपयोग करते थे? खुले मैदान में लड़ाई, हाथी की मदद से युद्ध कला, गोरिल्ला युद्ध कला, या घेरेबंदी की रणनीति? ये गोरिल्ला युद्ध कला का यूज करते थे शिवाजी। ऑप्शन सी।
तो यहाँ पे शिवाजी ने गनमी कावा नामक गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। इसमें गति, आश्चर्य और भूभाग का लाभ लिया जाता था। उन्होंने मुगलों से खुले युद्ध से परहेज किया। पर्वतीय दुर्ग और जंगल इस रणनीति का आधार थे। इससे शत्रु की रसद और मनोबल टूटता था। यह दक्कन की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सैन्य नवाचार था। 1713 से 1719 के बीच किस मुगल बादशाह का शासन था? तो ये जो थे फर्रुखशियार। 1713 से 1719 के बीच फर्रुखशियार का शासन रहा। तो फर्रुखशियार ने गंभीर राजनीतिक अस्थिरता के दौरे में शासन किया। वे सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठे थे। उनके शासन में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। उन्होंने अंग्रेजों को व्यापारिक रियायतें दी। अंततः उन्हें अपदस्थ कर मार दिया गया और यह मुगल पतन का सूचक है। फिर किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के विरुद्ध अभियान चलाया और यह अभियान किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो अभियान था वो अकबर ने चलाया था और 1586 में कश्मीर के विरुद्ध। ओके, अब अकबर जो थे ने 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। यह उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। कश्मीर को प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया गया। जो कश्मीर थी इसको प्रशासनिक ढांचों में शामिल किया गया। विजय के बाद अकबर ने उदार नीति अपनाई। इसमें व्यापार मार्ग सुरक्षित हुए। यह अकबर की संतुलित विस्तार नीति दर्शाता है। फिर अकबरनामा का पहला खंड निम्नलिखित किस पर केंद्रित है? तो ये अकबर का प्रशासन, अकबर के शासनकाल की घटनाएं, मुगल साम्राज्य का भूगोल या अकबर के पूर्वज। तो ये जो प्रथम खंड था ये अकबर के पूर्वज को दर्शाता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अकबरनामा का पहला खंड जो था वो अकबर के पूर्वजों पर आधारित है। यह तैमूर और बाबर से वंशावली दर्शाता है। अबुल फजल ने इसे लिखा था। अकबरनामा को वंश परंपरा, सत्ता, वैधता का माध्यम थी। यह फारसी इतिहास लेखन शैली को दर्शाता है। अन्य खंड शासन और प्रशासन पर है। महाबलीपुरम में 7 रथ का निर्माण करने वाला पल्लव राजा कौन था? तो ये नरसिंह वर्मन थे। नरसिंह वर्मन, ऑप्शन डी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7 रथों का निर्माण कराया। ये द्रविड़ स्थापत्य के प्रारंभिक उदाहरण हैं। प्रत्येक रथ एक ही चट्टान से निर्मित है। इसके नाम पांडवों पर आधारित हैं और यह पल्लव कला संरक्षण को दर्शाता है। महाबलीपुरम एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। शुजाउद्दौला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के नवाब थे? तो ये अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, अवध के, ऑप्शन बी। तो शुजाउद्दौला जो थे वो अवध के नवाब थे। उन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उन्होंने पहले अंग्रेजों से मिले, बाद में उनका विरोध किया। हरि के बाद अवध कंपनी पर निर्भर हो गया। उनका शासन क्षेत्रीय साम्राज्य के पतन को दर्शाता है। वे 18वीं सदी की संक्रमणकालीन राजनीति के प्रतीक हैं। फिर समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रचयिता कौन है? तो ये हरिसेन है। हरिसेन, ऑप्शन सी। ओके, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अभिलेखों में सैन्य विजयों का वर्णन है। यह संस्कृत में रचित है। यह गुप्त विस्तार का प्रमुख स्रोत है। प्रशस्त शैली में राजा की महिमाएं गुप्त इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दैमाबाद एक हड़प्पा स्थल है। किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी। तो दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रवरा नदी, ओके। यह सबसे दक्षिणी हड़प्पा स्थल है। यह उत्तर हड़प्पा चरण के प्रमाण मिले हैं। यहाँ कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता के व्यापक विस्तार को दर्शाता है। व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार का प्रमाण है।
बंगाल में नील क्रांति के बाद बागान मालिकों ने अपना संचालन कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो इन्होंने बिहार में स्थानांतरित कर दिया था। तो बंगाल में नील विद्रोह से बागान मालिकों को विरोध मिला, शोषण राज उजागर हुआ। वे बिहार चले गए जहां नियंत्रण आसान था। औपनिवेशिक दबाव वहां भी जारी रहा। यह किसान प्रतिरोधों की शक्ति दर्शाता है और प्रदेश संबंधों में परिवर्तन हुआ। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था, ऑप्शन बी। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने संयुक्त भारतीय शक्ति को हराया। यह प्लासी के बाद हुआ। इससे कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ और बंगाल की दीवानी मिली। ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है यही से, बक्सर का युद्ध हुआ था, यही से ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है। किस मुगल शासक ने गखर सरदार कमाल खान को मनसबदार बनाया था? तो ये जो मनसबदारी है ये अकबर ने ही स्टार्ट की थी, तो ऑप्शन बी। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था द्वारा स्थानीय सरदारों को जोड़ा। फिर गखर सरदार कमाल खान को मनसब दिया गया। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में निष्ठा सुनिश्चित हुई। यह अकबर की समन्वयात्मक नीति दर्शाता है। स्थानीय शक्तियों के साथ लेकर शासन किया गया। इससे केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था जिसने अपनी पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया और राजस्थान में राजशाही स्थापत्य की थी? तो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे। एक मिनट, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार सत्ता स्थापित की। उन्होंने पुरोहित कर्म त्याग कर राजसत्ता अपनाई। यह सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। प्रतिहार आगे चलकर साम्राज्यवादी बने और उन्होंने अरब आक्रमणों को रोका। यह वर्ण व्यवस्था की जड़ता को चुनौती देता है। फिर भारत नाम सबसे पहले किस भारतीय ग्रंथ में आता है? तो यह ऋग्वेद में आता है, ऋग्वेद में। तो भारत शब्द ऋग्वेद में मिलता है। यह एक वैदिक जनजाति को दर्शाता है। बाद में इसका भौगोलिक अर्थ विकसित हुआ। यह प्रारंभिक जाति पहचान को दर्शाता है। धीरे धीरे यह सभ्यतागत नाम बना और यह भारतीय पहचान के विकास को दिखाता है। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति को अपने मित्तियों एकता के क्या कर्तव्य थे? तो उच्च गुणवत्ता वाली घोड़ों का प्रबंधन करना, व्यापार और वाणिज्य का प्रबंधन करना, किले और महलों का निर्माण करना, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और कानून व व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और कानून व व्यवस्था बनाए रखना। तो मुक्ति जो थी वो सैन्य प्रशासनिक अधिकारी थे। मुक्ति वे एकता से राजस्व वसूलते थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका दायित्व था। वह सेना भी नहीं, वह सेना भी रखनी होती थी। उन्हें अतिरिक्त राजस्व केंद्र को भेजते थे। यह विकेंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली थी। फिर वैदिक प्राचीन भारत में संस्कृत के साथ साथ कौन सी दो भाषाएं पनपी व फूली थी? तो ये पाली और प्राकृत थी, ऑप्शन बी, पाली और प्राकृत। तो पाली और प्राकृत जो थी वो जनसामी की भाषाएं थी। इनका प्रयोग बुद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ था। उन्होंने संस्कृत के प्रभुत्व को चुनौती दी। ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचा। यह भाषाई लोकतांत्रिकरण दर्शाता है। सांस्कृतिक प्रसार को बल मिला। फिर क्या है कि किसने फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किया और उनकी मदद के अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था? तो ये टीपू सुल्तान थे, ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से गठबंधन किया, यूरोपीय सैन्य तकनीक अपनाई, रॉकेट और तोपखाना विकसित किया, सैन्य कारखाने स्थापित किए। उन्होंने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया और वे प्रारंभिक उपनिवेश विरोधी शासक थे। कौन सी मौर्य स्थापत्य संरचना अपने सुंदर और नक्शीदार प्रवेशों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सांची का स्तूप है, ऑप्शन ए, अशोक ने बनवाया था।
तो सांची स्तूप अपने तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। इन पर जातक कथाएं अंकित हैं। तोरण संघ काल में जोड़े गए हैं। स्तूप बौद्ध भक्ति का प्रतीक है। यह मौर्य शुंग कला की निरंतरता दर्शाता है। यह यूनेस्को धरोहर स्थल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें अलवार संतों के गीत संकलित हैं? दिव्य प्रबंधन या इटोगई या फिर त्रिपिटक और आदि पुराण? तो यहाँ पे क्या था दिव्य प्रबंधम में? ऑप्शन ए। तो दिव्य प्रबंधन में अलवरों के भजन है। इसमें वैष्णव परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। यह तमिल भाषा में रचित है। इसने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ाया और श्री वैष्णव इसे वेदों के समान मानते हैं। इससे भक्ति जन सामान्य तक पहुंची। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण के कारण एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, जिसने संरचना प्रशासन के लिए भरी चुनौती थी? अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो ये दोनों थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। दोनों ने किया था प्रयास। तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो अलाउद्दीन ने मंगोलों के विरुद्ध स्थायी सेना बनाई। मोहम्मद तुगलक ने इसे जारी रखा। दोनों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ा। सेना खर्च प्रशासनिक चुनौती बनी और अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण लागू किया। युद्ध और अर्थव्यवस्था का संबंध दिखाता है। राजगृह प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो राजगृह जो थी वो वत्स की थी, मगध की थी। राजगृह जो थी वो मगध की थी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। कौशल की श्रावस्ती और मत्स्य की विराटनगर। ओके। तो राजगृह जो थी वो मगध की प्रारंभिक राजधानी बनी। यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित घाटी में स्थित थी। यह बुद्ध और महावीर से जुड़ी हुई है। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। यह साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण थी और भूगोल ने सत्ता को मजबूत किया। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग थे। ऑप्शन ए। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता नीति शुरू की। इससे ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुए। भारतीय शासकों की कूटनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हुई। कंपनी का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा। इसने विलय की नींव रखी और बाद में डलहौजी ने इसे आगे बढ़ाया। तो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी है? तो ये गांधार की है। ऑप्शन बी। अवंती की उज्जैन है। कौशल की श्रावस्ती है। ये तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी थी। यह एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। एशिया भर में विद्यार्थी आते थे तक्षशिला में। चिकित्सा और राजनीतिक पढ़ाई जाती थी। यह शहरी बौद्धिक संस्कृति दर्शाता है। भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था तक्षशिला जो था। फिर क्या कौन सी नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी? तो विलय नीति, सर्वोच्चता की नीति, सहायक संधि, अग्र हस्तक्षेप की नीति। तो ये विलय नीति थी। ऑप्शन ए विलय नीति। तो विलय नीति डलहौजी द्वारा बनाई गई। उत्तराधिकारी न होने पर राज्य हड़प लिए गए। दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। कई राज्यों का विलय हुआ। इससे असंतोष फैला और 1857 के विद्रोह का कारण बना। बौद्ध स्थापत्य कला में चैत्य का मुख्य कार्य क्या था? भिक्षुओं को रहने के लिए कक्ष, अनाज के लिए भंडार घर, मठों के लिए सजावटी प्रवेश द्वार, या शिक्षा और आपसी विचार विमर्श है सामूहिक भवन। तो यहाँ पे थे भिक्षुओं के रहने के लिए कक्ष। तो क्या होता है कि चैत्य प्रार्थना और सभा स्थल होते हैं। चैत्य प्रार्थना और सभा स्थल होते हैं। इसमें
स्तूप स्थापित होते थे, शिक्षा उपदेश के लिए उपयोग होते थे, विहारों से भिन्न थे, सामूहिक धार्मिक अभ्यास को बढ़ावा मिला और यह बौद्ध स्थापत्य का प्रमुख तत्व है। फिर क्या था, एक राजदूत था जिसे पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। तो ये कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को सैल्यूकस निकेटर ने भेजा। वे पाटलिपुत्र में रहे और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। इसमें मौर्य प्रशासन का वर्णन दिया गया है। इंडिका में यह विदेशी स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बाहरी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कौन? इंडिका जो पुस्तक थी। फिर क्या था कि निम्नलिखित में से किसने चरमपंथियों की निवेदन की राजनीति के लिए आलोचना की थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे जो है तीनों थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो तीनों उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने नरमपंथी तरीकों को नकारा और निवेदन राजनीति की आलोचना की। फिर जन आंदोलनों पर बल दिया था। स्वावलंबन में विश्वास था और इससे सूरत विभाजन हुआ। फिर क्या है, मुगल काल के बाद के वर्षों में राजपूत के किस राजवंश ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया था? तो ये जोधपुर था। ऑप्शन डी। तो नागौर जोधपुर राज्य में मिला। राठौर राजपूत ने विस्तार किया। यह मुगल पतन के समय हुआ था। क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, सत्ता विघटन का संकेत मिलता है। राजपूत ने पुनः शक्ति पाई। फिर क्या था, स्मारक स्थान के संदर्भ में कौन सा? गोलकुंडा किला कहाँ है? तो ये राजस्थान में नहीं, तेलंगाना में है। और भरतपुर किला ये राजस्थान में। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तुगलक के बाद 1526 तक आगरा पर किन दो वंशों ने शासन किया? सुर और खिलजी, तुगलक और मुगल, खिलजी और लोधी, सैयद और लोधी। तो सैयद और लोधी ने शासन किया था। ऑप्शन डी। क्या था कि तुगलक के बाद सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश ने शासन किया। लोधी काल में आगरा महत्वपूर्ण हुआ। यह राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। बाबर की वजह से यह समाप्त हुआ और मुगल शासन से पहले का संक्रमण काल रहा। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो ये थे राजा राज प्रथम। ऑप्शन डी, इनको शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो क्या था कि उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य के व्यापक विस्तार किया। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजा राज प्रथम ने उन्होंने शक्तिशाली नौसेना विकसित की, प्रशासनिक सुधार किए, चोलों का समुद्री व्यापार बढ़ा। उन्होंने साम्राज्यवादी चोल शक्ति की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया था? तो ये हुआनसांग थे। हुआनसांग, ऑप्शन बी। तो हुआनसांग ने 7वीं सदी में इस हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। उन्होंने लगभग 14 वर्ष भारत में बिताए। नालंदा और कन्नौज जैसे केंद्रों का वर्णन किया। उसकी कृति शी यू की ऐतिहासिक स्रोत है। समाज और प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। यह समकालीन और विश्वसनीय विवरण है। किस वर्ष में सतारा को विलय की नीति के आधार पर विलय कर लिया गया? तो 1853, 1840, 1854, 1848। तो 1853 में। ऑप्शन ए। तो सतारा को 1853 में डलहौजी ने विलय किया। शासक को प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। विलय नीति लागू की गई। इससे भारतीय शासकों में असंतोष फैला। यह ब्रिटिश विरोधों को बढ़ाने वाला कारक था। फिर क्या है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भीतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भीतरगांव मंदिर जो है वो कानपुर में है। कानपुर में। तो भीतरगांव मंदिर कानपुर जिले में स्थित है। यह गुप्त काल का दुर्लभ ईंट मंदिर है। नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। जो नागर शैली उत्तर भारत में होती है ना, इसका प्रारंभिक उदाहरण है। दीवारों पर टेराकोटा
अलंकरण है। लकड़ी से ईंट स्थापत्य में संक्रमण दर्शाता है। मंदिर स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण है। फिर राजेंद्र प्रथम किस चोल शासक के पुत्र थे? तो ये राजेंद्र प्रथम जो थे वो राजा राज प्रथम के पुत्र थे, राजा राज प्रथम के। तो क्या है, राजेंद्र प्रथम राजा राज प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने चोल साम्राज्य का और विस्तार किया, दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसैनिक अभियान चलाए, गंगैकोंड की उपाधि धारण की, गंगैकोंडा चोलापुरम की स्थापना की। चोल साम्राज्यवाद का चरम काल दर्शाता है राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के जन्म के अनुमति वर्ष है? तो ये 560। ये ऑप्शन ए, मैंने अभी इसके बारे में पूरा बता चुकी हूँ। ओके, ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं, बुद्ध का जन्म 563 से 560 ईसा पूर्व माना जाता है। यह प्रारंभिक रूप से स्वीकृत तिथि है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, वे महावीर के समकालीन थे। पाली परंपरा पर आधारित तिथि है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये बैरकपुर में। बैरकपुर, ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई। उन्होंने 1857 में अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, इससे व्यापक विद्रोह भड़का। बैरकपुर प्रतिरोध का प्रतीक बना। वे प्रारंभिक शहीद माने जाते हैं और उनकी मृत्यु से असंतोष बढ़ा। फिर क्या है कि कौन सा एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी? तो ये आमेर था, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए मेवाड़ था। तो कौन सा एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी? तो मेवाड़, ऑप्शन ए। तो मेवाड़ ने मुगल सत्ता को लगातार विरोध किया। राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने नेतृत्व किया, वैवाहिक संबंधों से इनकार कर दिया था। राजपूत स्वतंत्रता का प्रतीक बना था, गोरिल्ला युद्ध अपनाया था, प्रतिरोध की भावना दर्शाता है। फिर क्या, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी के शहरों की एक विशेषता नहीं है? समकोण पर प्रक्षेप करने वाली सड़कें थी। लोहे के औजार का व्यापक उपयोग नहीं, यहाँ पे तांबे का यूज होता था। तो ऑप्शन बी गलत है। तो सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं था, यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोहे का प्रयोग बाद में शुरू हुआ। नगर नियोजन अत्यंत उन्नत था। निकाशी और ईंट निर्माण उत्कृष्ट था, इसलिए लोहे का प्रयोग विशेषता नहीं है। 1191 में किस चयमान शासक ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय थे, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें से मोहम्मद गोरी हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, ऑप्शन बी। तो महावीर का जन्म वैशाली के पास हुआ था। वे इक्ष्वाकु वंश से थे। उनके पिता गणराज्य के प्रमुख शासक थे। तो महावीर जैन, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वैशाली एक गढ़ संघ थे। इसका प्रभाव जैन विचारधारा पर पड़ा और प्रारंभिक लोकतंत्र परंपरा दिखती है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है? तो ये मीनाक्षी मंदिर मदुरई, इसको जो है दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई को। ओके, तो मीनाक्षी मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे गोपुरम इसकी पहचान है। द्रविड़ स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र है। जटिल मूर्तिकला और मंडप है, इसलिए इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। तो अब्दुल गफ्फार खान गांधीवादी अहिंसा के समर्थक थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय रहे, शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और अहिंसक संघर्ष के प्रतीक बने। पढ़नी द्वारा रचित व्याकरण में से अधिक व्याकरणिक नियम शामिल हैं, तो ये 4000 से भी अधिक व्याकरणिक नियम शामिल हैं। ऑप्शन सी। तो पढ़ने की अष्टाध्यायी में 4000 से अधिक सूत्र हैं। यह अत्यंत व्यवस्थित ग्रंथ है, सांस्कृतिक व्याकरण की आधारशिला है। सूत्र और मेटा नियम प्रयोग हुए हैं, आधुनिक भाषा विज्ञान को प्रभावित किया है, इसे वैज्ञानिक व्याकरण माना जाता है। फिर राजस्व प्रणाली, इसे तैयार करने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? Which of the following pairs of revenue system person who devises the Mahalwadi settlement? Holt, Mackenzie, रैयतवाड़ी, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो इसमें से दोनों सही हैं। महलवाड़ी होल्ट मैकनीज लाए थे और रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो लाए थे। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी। तो महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेजी ने बनवाई या उत्तर भारत में लागू हुई। रैयतवाड़ी रीड और मुनरो ने बनाई, मद्रास और बॉम्बे में लागू हुई थी। दोनों राजस्व सुधार हेतु थी। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूरजमल ने भरतपुर में बनाया था? आमेर किला, आगरा का किला, लोहागढ़ किला या लाल किला? तो ये लोहागढ़ किला था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो लोहागढ़ किला सूरजमल ने बनवाया, जिसका अर्थ है लोहे जैसा मजबूत किला। अंग्रेज भी इसे भेद नहीं सके। मिट्टी और पत्थर से निर्मित है, जाट शक्ति का प्रतीक है, रक्षात्मक स्थापत्य का उदाहरण है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, गोल गुम्बज। ऑप्शन सी। तो गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर में है। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विशाल गुंबद इसकी पहचान है। धुन प्रतिध्वनि गैलरी प्रसिद्ध है। दक्कन स्थापत्य की उत्कृष्ट कृति है। सेंट पीटर के बाद सबसे बड़ा गुंबद आता है कौन? गोल गुंबद, जो कर्नाटक में है। ओके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या था? तो ऑप्शन में देखते हैं, मिनट नहीं है। It determined the land of Mansabdar was given. It was a numerical value determining a noble rank and salary. ये जात होती थी। ऑप्शन बी, जो मतलब क्या होता था, रैंक और सैलरी के न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती थी उसको जात कहा जाता था। तो ऑप्शन बी। तो जात मनसबदार का पद और वेतन दर्शाती है। यह व्यक्तिगत दर्जे को दर्शाती थी। उच्च जात का अर्थ अधिक वेतन है। यह सवार से अलग थी। प्रशासनिक पदक्रम नियंत्रित करती थी और साम्राज्य व्यवस्था बनाए रखती थी। तोमर और चौहान के राजकाल में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे देहलीवाल कहा जाता था। ऑप्शन बी, देहलीवाल। तो सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। तोमर और चौहान शासकों ने ढाले थे इसे। प्रारंभिक दिल्ली सत्ता को दर्शाते हैं। क्षेत्रीय मुद्रा प्रचलन का संकेत है। मुगल पूर्व काल का प्रमाण है। आर्थिक इतिहास के में महत्वपूर्ण है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी। ब्राह्मी या प्राकृत भाषा में। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्या है कि अशोक के अभिलेख प्राकृत में थे। ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ था। सामान्य जनता हेतु थे। कुछ खरोष्टी में भी हैं। भाषा चयन जनसंपर्क हेतु था। प्रशासनिक संचार दर्शाता है। फिर क्या था? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो थी वो 1708 में हुई। इनकी मृत्यु जो थी वो औरंगजेब ने कराई थी। देख लेते हैं, 10वें सिख गुरु थे। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई। वे 10वें सिख गुरु थे। इन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की। युद्ध सिख पहचान विकसित की। नांदेड़ में उनका निधन हुआ था। गुरु परंपरा का अंत हुआ। अपरिग्रह व्रत को संदर्भित करता है। मृत्यु तक उपवास, चोरी से बचना
केवल सत्य बोलना, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपरिग्रह करना। तो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपरिग्रह करना ऑप्शन डी होगा इसका। फिर क्या अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। भौतिक वस्तुओं की सीमा तय करता है, वैराग्य को बढ़ावा देता है, जैन नैतिकता का प्रमुख व्रत है, साधु गृहस्थ दोनों पर लागू होता है, आध्यात्मिक शुद्धता का साधन है। इनमें से कौन सा नारा बाल गंगाधर तिलक दिया गया? सत्यमेव जयते, जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें खून, मतलब तुम मुझे गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फ्रीडम इज माई बोर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो स्वतंत्रता है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक का था। ओके, ऑप्शन डी। तो तिलक ने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार कहा। इससे जन राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिली, नरमपंथी राजनीति को नकारा और उग्र विचारधारा मजबूत हुई। स्वराज की अवधारणा फैली और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा बना। 1699 में किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी 10वें सिख गुरु थे। ओके, विभाजन के आघात को दर्शाने वाली पुस्तक पिंजर किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। तो पिंजर जो थी वो अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। विभाजन की पीड़ा दर्शाती है, महिलाओं के दुख पर केंद्रित है, पंजाबी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है, राजनीति की मानवीय कीमत दिखाती है और इस पर फिल्म भी बन चुकी है पिंजर पे। वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन में चतुर्विधि उद्देश्य में मोक्ष का क्या अर्थ था? तो स्पिरिचुअल फ्रीडम, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण से मुक्ति, यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, संसार चक्र से छुटकारा दर्शाता है, ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है, भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की हत्या उसके सरदारों ने की थी? फर्रुखसियार, आलमगीर द्वितीय या फिर तो फर्रुखसियार या आलमगीर द्वितीय, तो ये दोनों थे कि मुगल सम्राट की हत्या सरदारों ने की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो फर्रुखसियार की हत्या सैयद बंधुओं ने की, आलमगीर द्वितीय को दरबारी सरदारों ने मारा। यह मुगल सत्ता के पतन को दर्शाता है और अभिजात वर्ग हावी हो गया, सम्राट कठपुतली बन गए और साम्राज्य के विघटन का संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? तत्वापद, कादम्बरी, ऋतुसंहारम या रघुवंशम? तो यहाँ पे कादम्बरी था, ऑप्शन बी। ओके, कादम्बरी। तो क्या है, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी। वे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित भी लिखा। कादम्बरी गद्य रोमांच है, संस्कृत साहित्य की क्लासिक कृति है, दरबारी संस्कृत को दर्शाती है। फिर क्या 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने किस स्थान से शुरू किया था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, ऑप्शन सी। तो विद्रोह जो था वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े, बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया, मेरठ छावनी केंद्र बनी, इससे देशव्यापी विद्रोह भड़का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 के विद्रोह से। उज्जैन का विस्तार किस मराठा सरदार के संरक्षण में हुआ था? तो इनका सरदार जो था वो सिंधिया के संरक्षण से हुआ था, ऑप्शन डी। तो उज्जैन का विकास जो था वो सिंधिया संरक्षण से हुआ। इसे प्रशासनिक केंद्र बनाया गया, सांस्कृतिक और व्यापार को बढ़ावा मिला, मालवा की राजनीति का केंद्र था। बाद में राजधानी ग्वालियर गई और मराठा काल के महत्वपूर्ण नगर रहा। ठीक है, इंडिया गेट के डिजाइन के पीछे कौन से वास्तुकार थे? तो ये एडविन ल्यूटियनस थे, एडविन ल्यूटियनस, ऑप्शन ए। तो इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन ल्यूटियंस ने किया। यह नई दिल्ली योजना का हिस्सा है, प्रथम विश्व युद्ध स्मारक है, आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित है, औपनिवेशिक स्थापत्य दर्शाता है और सेंट्रल विस्टा का प्रमुख स्थल रहा है। निम्नलिखित में से किसने 980 से 1003 तक कश्मीर पर शासन किया? मरियम उज जमानी, खंजादा बेगम,
रानी दीदा और दुर्गावती, तो यहाँ पे रानी दीदा रही हैं, क्वीन दीदा। ओके, तो रानी दीदा ने 980 से 1003 तक कश्मीर पर शासन किया। वे लोहार वंश से थी। शारीरिक अक्षमता के बावजूद सशक्त शासिका बन रही। इनका वर्णन कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है। उन्होंने आंतरिक अशांति के बाद स्थिरता लाई। वे भारत की प्रारंभिक महिला शासकों में प्रमुख थी। ठीक है, हड़प्पा शहरों में ग्रिड पैटर्न का लेआउट था, जिसमें सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर कटती थी। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर था, आयताकार था, ऑप्शन बी। हड़प्पा नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर बने, सड़कें समकोण पर काटती थी। नगर दुर्ग या सिटाडेल और निचले शहर में विभाजित था। नगर नियोजन अत्यंत व्यवस्थित थे। यह उन्नत नागरिक चेतना दर्शाता है। यह ग्रीक नगरों से भी प्राचीन है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष में हराया था? इब्राहिम लोदी, तो ये 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ओके, तो बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया। यह पानीपत का प्रथम युद्ध रहा। इससे मुगल शासन की स्थापना हुई, तोपखाने का प्रभावी प्रयोग हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारतीय राजनीति में निर्णायक परिवर्तन आए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1878 में पारित किया गया था। तो भारतीय आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया। उसने भारतीयों को हथियार रखने से रोका। अंग्रेज अधिकारी इससे मुक्त थे। विद्रोह दबाने का उद्देश्य था। यह भेदभावपूर्ण कानून था और राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या, तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध था वो 1790 से 92 में हुआ। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच था। मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ थे। सेरीपट्टम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। टीपू को आधा राज्य खोना पड़ा और अंग्रेज प्रभुत्व बढ़ा। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को, ऑप्शन ए। तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव विरूपाक्ष रूप में पूजे जाते हैं। यह विजयनगर साम्राज्य से भी प्राचीन है। कृष्णदेवराय ने इसका विस्तार कराया। आज भी सक्रिय पूजा स्थल है और यह द्रविड़ स्थापत्य का उदाहरण है। गौंड राजा दलपत का विवाह किससे हुआ था? तो इनका दुर्गावती से हुआ था, ऑप्शन बी। तो दलपत का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ। वे चंदेल वंश की राजकुमारी थी। दलपत की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन किया। उन्होंने मुगलों का प्रतिरोध किया। वे वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। कौन? रानी दुर्गावती। बाजीराव प्रथम के पिता कौन थे? तो ये बालाजी विश्वनाथ थे, ऑप्शन बी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये बाजीराव प्रथम के पिता थे। तो बालाजी राव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम वंशानुगत पेशवा थे। उन्होंने मराठा प्रशासन को मजबूत किया। बाजीराव ने उत्तर भारत में विस्तार किया। पिता पुत्र ने पेशवा सत्ता को सुदृढ़ किया। राजा से शक्ति पेशवा के पास आई। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। तो ये कुलशेखर के निर्माण के द्वारा किया गया था। कुलशेखर, ऑप्शन ए। ओके, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्या शासक कुलशेखर ने कराया। बाद में नायकों ने विस्तार किया। यह मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को समर्पित है। शिव परंपरा का प्रमुख केंद्र है। भव्य गोपुरम इसकी पहचान है। तमिल मंदिर संस्कृति को दर्शाती है। अकबर के काल में भूमि निरीक्षण में कठिनाइयों के कारण निम्नलिखित में से किस प्रांत में जब्त व्यवस्था लागू नहीं की थी? तो ये बंगाल और गुजरात जो था, यहाँ पे जब्त व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, बंगाल और गुजरात में। ओके, तो जब्त प्रणाली के लिए भूमि मापना आवश्यक था। बंगाल में दलदली भूमि थी। गुजरात में असमान राजस्व संरचना थी, इसलिए वहां जब्त लागू नहीं हुए और वैकल्पिक अवस्थाएं अपनाई गई। यह अकबर के प्रशासनिक लचीलापन दर्शाता है।
तो ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था? तो ये मैत्रक वंश का था, ऑप्शन ए। ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रक वंश से था। उनकी राजधानी वल्लभी थी मैत्रक वंश की। वे हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने बौद्ध को भूमि दान दी और वल्लभी शिक्षा का केंद्र था। मैत्रकों ने पश्चिम भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों में आत्मा शब्द का तात्पर्य से है। तो ये ऑप्शन जो है वो आंतरिक स्वर या सोल से है। द इनर सेल्फ और सोल, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मा का अर्थ आंतरिक शब्द से है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसमें ब्रह्म के समान माना गया है। उपनिषदों का केंद्रीय सिद्धांत है ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदांत दर्शन की नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दार्शनिक अवधारणा कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक देवी तत्व है वह कहलाती है। तो वह जो है वो ब्रह्म कहलाती है, ऑप्शन डी। ओके, तो क्या है? ब्रह्म परम सार्वभौमिक सत्ता है। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यह अद्वैत अवधारणा है। उपनिषद दर्शन का एक केंद्र है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। अद्वैत वेदांत की आधारशिला है। अद्वैत जो है वो वेदांत की आधारशिला है। अंग्रेजों ने असम में किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर किया था? तो उन्होंने चाय की फसल को उगाने के लिए मजबूर किया था, ऑप्शन बी। ओके, तो अंग्रेजों ने असम में चाय उत्पादन बढ़ाया। किसानों से जबरन श्रम कराया गया। पारंपरिक कृषि नष्ट हुई थी। बंधुआ श्रम प्रणाली बनी। चाय निर्यात फसल बनी और उपनिवेशिक शोषण बढ़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे हुए थे? लकड़ी की बाढ़, मुख्य द्वारों के साथ किलेबंदे दीवारें, पत्थर की बाढ़ या खाइयां और पुल? तो ये मुख्य द्वारों के साथ किलबंद दीवारें थी, ऑप्शन बी होगा। तो सिंधु नगर किलेबंद दीवारों से घिरे थे। ये सुरक्षा और नियंत्रण हेतु थी। मुख्य द्वार आवागमन नियंत्रित करते थे और दुर्ग क्षेत्र अत्यंत सुरक्षित था। संगठित नगर रक्षा का प्रमाण है और प्रशासनिक शक्ति को दर्शाता है। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये टोडरमल था, ऑप्शन डी, टोडरमल। तो टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। उन्होंने जब्ती व्यवस्था लागू की, भूमि का वैज्ञानिक मापन कराया, औसत उपज पर कर तय किया था। फिर राजस्व स्थिरता सुनिश्चित की थी। मुगल वित्तीय व्यवस्था की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में शासन किया, किस वंश के शासकों में सबसे महान माने जाते? तो ये सातवाहन शासक में सबसे महान शासक माने जाते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो उन्होंने शक शासकों को पराजित किया, ब्राह्मण व्यवस्था पुनर्स्थापित की, नासिक अभिलेख जारी किए, दक्कन में शक्ति मजबूत की और व्यापार और स्थिरता बढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक गठबंधन की नीति के तहत बिंबिसार ने कौशल के किस राजा की बहन से विवाह किया था? तो ये प्रसेनजित जो राजा थे उनकी बहन से विवाह किया था प्रसेनजित। तो बिंबिसार ने प्रसेनजित की बहन से विवाह किया। मगध कौशल संबंध मजबूत हुए थे। काशी दहेज में मिला था बिंबिसार को। राज्यों के बीच संघर्ष घटा। प्रारंभिक कूटनीतिक नीति और मगध विस्तार में सहायक बनी। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी? तो ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 और तराइन की पहली लड़ाई 1191 में। ठीक, 1191 में। तो तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई। यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच थी। मराठों की हार हुई थी। मराठा शक्ति कमजोर हुई। अंग्रेजों के लिए मार्ग खुले। भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था। फिर क्या है कि किस काल को भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को। तो गुप्त काल जो है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो गुप्त काल जो है वो मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण युग था। पत्थर के मंदिर बने, नागर शैली विकसित हुई। नागर शैली किस भारत में थी? तो ये उत्तर भारत में थी। मानक मंदिर योजनाएं बनी, बाद की शैलियाँ इससे प्रेरित हुई और कला शास्त्रीय उत्कर्ष पर पहुंची। नेक्स्ट है, विभिन्न स्थानों पर अकबर के अभियानों के वर्षों के संबंध में कौन सा युग सही है? तो ये रणथंभौर जो है 1559, गुजरात 1572। हाँ, ये भी सही है। कौन सा युग सही है ना? तो दोनों सही हैं। तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अकबर ने 1559 में रणथंभौर जीता। 1572 में गुजरात अभियान हुआ था। मुगल साम्राज्य मजबूत थी और दोनों प्रमुख विजयी थी। राजपूत और पश्चिमी क्षेत्र सुरक्षित हुए। राजपूत और पश्चिमी क्षेत्र जो थे वो सुरक्षित हुए। अकबर की सैन्य सफलता दर्शाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? खोखर, गोंड, संथाल या भील? तो यहाँ पे खोखर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये भील होगी। ठीक है, खोखर जनजाति पंजाब में प्रभावशाली थी। उन्होंने दिल्ली सल्तनत का विरोध किया, राजनीतिक मार्गों पर नियंत्रण रखा। इतिहास ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जनजातीय प्रतिरोध का उदाहरण है। क्षेत्रीय राजनीति में भूमिका थी। किस वेद में अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए भजन हैं? सामवेद या यजुर्वेद? इसके गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है। तो ये है सामवेद। गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है। तो संगीत के लिए सामवेद आता है। संगीत के लिए यजुर्वेद से यज्ञ वगैरह रिलेटेड होते हैं। अथर्ववेद से जादू टोना। ठीक है, तो सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र हैं। इसे गायन हेतु व्यवस्थित किया गया। सोम यज्ञ में प्रयोग हुआ है। भारतीय संगीत की नींव रखी गई है। यजुर्वेद कर्मकांड पर केंद्रित है, इसलिए केवल सामवेद सही है। ठीक है, बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। तो ये राजगृह। बिहार में राजगृह कई वर्ष तक मगध की राजधानी बनी और बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। तो राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी बनी। यह प्राकृतिक पहाड़ियों से सुरक्षित थी। बुद्ध और महावीर से जुड़ी थी। विस्तार हेतु राजधानी बदली गई। पाटलिपुत्र नदी मार्ग पर था और राजनीतिक विकास को दर्शाता है। 18वीं शताब्दी में बैसाखी और दिवाली के दौरान सिख समुदाय सामूहिक निर्णय लेने के लिए, जिन्हें गुरमता कहा जाता था, कहाँ एकत्रित होते थे? तो ये अमृतसर में एकत्रित होते थे। ऑप्शन बी, अमृतसर। तो सिख अमृतसर में एकत्रित होते थे। अकाल तख्त में बैठक होती थी। निर्णय गुरमता कहलाते थे और सामूहिक नेतृत्व दर्शाता है। लोकतांत्रिक सिख परंपरा थी और सिख मिसलों का आधार बना था। चोल साम्राज्य में भू राजस्व के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये कदामई का। ऑप्शन डी, कदामई का। कदमई चोलों में भू राजस्व था। यह अनियमित रूप से वसूला जाता था। अभिलेखों में इसका उल्लेख है। मंदिर अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। उन्नत प्रशासन दर्शाता है और चोल शासन की विशेषता थी ये। ठीक, किसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो एके अजातशत्रु, कालाशोक, एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क। तो यहाँ पे कालाशोक हो जाएगा, द्वितीय ना, ऑप्शन सी। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध परिषद कालाशोक के समय हुई। यह वैशाली में आयोजित हुई थी। अनुशासन संबंधी विवाद थे। सतविरवाद और महासंघिक विभाजन हुआ। सिद्धांतगत मतभेद बढ़े और प्रारंभिक संप्रदायवाद का संकेत है। निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्जा कर लिया था? तो ये 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। 1843 में, ऑप्शन बी। सिंध पर 1843 में कब्जा हुआ। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। तालपुर अमीरों को हराया गया। सिंधु नदी का रणनीतिक महत्व था और ब्रिटिश विस्तार का हिस्सा था। यह अत्यंत विवादास्पद विलय था।
तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो था वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। तुगलकाबाद तुगलक ने, इसे याद कर लो। ओके, तुगलकाबाद तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन डी। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। इसे किलेबंदी राजधानी बनाया गया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु था। भारी पत्थर स्थापत्य दिखाता है, बाद में त्याग दिया गया। और तुगलक सैन्य दृष्टिकोण दर्शाता है। 1906 में असम में हुआ था संग्राम, रिवोल्ट और संग्राम, सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान आंदोलन, नीला विद्रोह या कोली विद्रोह। तो ये संग्राम या संगमा का विद्रोह हुआ था। ओके, ये नील विद्रोह तो 1917-18 की तरफ, और आत्मसम्मान ये 1928 के आसपास। तो यहाँ पे संग्राम ही हुआ। ओके, तो 1906 में असम में संग्राम संगमा का विद्रोह हुआ। यह जनजाति प्रतिरोध था, अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध था, स्थानीय नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया। क्षेत्रीय विद्रोह को दर्शाता है, उपनिवेश विरोधी संघर्ष का भाग था। रॉबर्ट क्लाइव को किस वर्ष के आसपास बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, 1764 में। तो दिल्ली सल्तनत के शासक तथा उनके शासनकाल के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, दोनों सही हैं। और बहुत फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का जश्न किस वैदिक यज्ञ द्वारा मनाया था? अश्वमेध। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का जश्न किस वैदिक यज्ञ के द्वारा मनाया गया था? तो ये अश्वमेध यज्ञ था। तात्या टोपे निम्नलिखित में से किसके सेनापति थे? तो ये नाना साहब के थे। ऑप्शन ए, नाना साहब के। फिर 18वीं शताब्दी में सिखों के जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? तो ये दल खालसा कहलाती थी। ऑप्शन डी, दल खालसा। भक्ति आंदोलन परंपरा में अलवर संतों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 12 थी। अलवर संतों की कुल संख्या 12 थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र महिला सम्राट के रूप में किसने शासन किया था? तो ये रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। फिर मेमोरियल स्थित है, तो ये मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। 1906 और 1921 के बीच निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन बी। किस विधेयक अधिनियम में भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एल्बर्ट बिल 1883, या पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, या इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892। तो यह ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत थी? तो ये थी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। भारत में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने वाली पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये है सावित्री बाई ज्योतिबा फूले। इन्होंने बालिका के लिए विद्यालय स्थापित किया था, पहली शिक्षिका रही हैं महिला। फिर नायनार संत निम्नलिखित में से किसके प्रति समर्पित थे? तो ये शिव के प्रति समर्पित थे। तो ऑप्शन ए। महाभारत में प्रयुक्त शब्द जम्बूद्वीप किस वृक्ष से संबंधित है? तो जम्बूद्वीप जामुन से संबंधित है। जम्बू से जामुन याद कर लो, जम्बू द्वीप जामुन से। ऑप्शन डी। किस वर्ष महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये 1917 में किया था। 1917 में। 1921 और 1920-21 में असहयोग आंदोलन आया था, और 1922 में चोरी चोरा कांड हो जाता है।
1857 में ब्रिटिश अफसरों पर किस महान शहीद हमले को सिपाही विद्रोह की पहली बड़ी घटना माना जाता है? तो ये मंगल पांडे थे, ऑप्शन बी मंगल पांडे। ये 1857 का विद्रोह होता है। कि सुल्तान ने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों में अनाज की ढुलाई के लिए किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और बाबर। तो अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध ना बाजार से है। इन्होंने 3 प्रकार की बाजारें बनाई थी। ओके, तो बाजार से रिलेटेड आ जाए तो अलाउद्दीन खिलजी। वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय को, वैश्य को, वैश्य होगा। वैदिक समाज में किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो ये वैश्य है, ऑप्शन ए। किस वर्ष को अवध को नवाब अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? तो ये 1801 में जो अवध के नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था, 1801 में। फिर किस नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई थी? तो ये हुगली नदी थी, इसके किनारे इंग्लिश की पहली फैक्ट्री शुरू की गई। मोहिनी द एन्चेंटर्स द्वारा लिखित पौराणिक कथा है, ये अनुजा चंद्रमौली की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? जो 1917 में भारतीय धरती पर महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह संघर्ष का वर्णन करता है? तो ये है डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन सी, डीजी तेंदुलकर। 18वीं शताब्दी में निर्मित कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। और जो कैलाश मंदिर है वो लोकेटेड एट एलोरा कर्व्ड, मतलब जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे स्थित है और ये शिव को समर्पित करती है, मतलब जो, और इसको राष्ट्रकूट ने बनवाया था। ओके। 7वीं शताब्दी में किस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संख्याओं के अध्ययन में क्रांति ला दी थी? तो ये ब्रह्मगुप्त थे, ऑप्शन सी, ब्रह्मगुप्त। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस प्रभावशाली दार्शनिक का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था? तो ये शंकर जी थे, इनका शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य नाम था। इनका जन्म जो है वो केरल में हुआ था। हड़प्पा वासियों द्वारा मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर कार्नलियन अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो ये अधिकतर गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का नगर राखीगढ़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। लोथल गुजरात में था, लोथल, लोथल। भगवान महावीर ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली विकसित की थी? द्वैत, साम्यवाद, वेदांत या मीमांसा? तो ये श्वेतवाद था, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? 211, 321 या फिर 426 या 524? तो ये 321 में था। 500 तो बहुत ही ऊपर चला गया, 321 बी। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बने थे? तो ये छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद शासक बने, छत्रपति संभाजी। फिर किस दशक से राजस्थान में मराठों के अभियान ने रियासतों पर भारी दबाव डाला और उनके आगे विस्तार को रोका था? 1740 में, ऑप्शन डी होगा। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेरों लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया था। तो ये कौन थे? राजा मानसिंह थे। राजा मानसिंह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे। टोडरमल वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। ओके।
अकबर के शासनकाल के संदर्भ में सुलह एक कुल शब्द का क्या अर्थ है? तो ये सार्वभौमिक शांति, ये इसका अर्थ है। तमिल में कुछ प्रारंभिक रचनाएं हैं जिन्हें संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। लगभग वर्ष पहले रची गई थी, तो ये 2300 वर्ष पहले रची गई थी संगम साहित्य। ओके, 2300 वर्ष पहले। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुंभ मेले के प्रारंभिक स्थानों में से एक नहीं है? तो देखो, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, बट वाराणसी में नहीं लगता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, और जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है। फिरोज शाह कोटला किला, जिसे जिन्नों के घर के रूप में भी जाना जाता है, में बनवाया गया था। तो ये 1354 में बनाया गया था, 1354 में। इसे किसने बनाया था? तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और उन्होंने एक फिरोजाबाद सिटी भी बनाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके। फिर प्राचीन भारत में आयोजित सम्मेलनों के सारांश को कहा जाता है संहिता, ऑप्शन डी, संहिता कहा जाता है। फिर क्या, रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें में मार दिया गया? तो ये उन्हें जून 1858 में मार दिया गया था। ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसी 1858, 1757 के बाद 1858, इन्होंने भी मतलब रानी लक्ष्मीबाई भी मतलब उसमें साथ दे रही थी 1857 के विद्रोह में। फिर उन्होंने 1858 में उनकी मतलब मार दी जाती है। जय श्री राम। ओके। 1713 के आसपास आमेर के सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये मालवा के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, ऑप्शन डी। प्राचीन भारत में अंग महाजनपद की राजधानी बिहार के किस शहर में स्थित थी? तो ये अंग की राजधानी जो है वो चंपा की राजधानी अंग है। तो इस तरीके से है। वैशाली कौशाम्बी की श्रावस्ती कौशाम्बी, ओके, बी। किन ताकतों के खिलाफ शिवाजी के कारनामों ने उन्हें एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था? तो उन्हें जो था मुगल और बीजापुर दोनों के कारनामों ने, मुगल और बीजापुर के कारनामों ने शिवाजी को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का एक प्रकार नहीं है? पल्ली युक्त या प्रक्षिप्त, ये दोनों इसके प्रकार हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, neither फर्स्ट और नॉट सेकेंड। ओके। निम्नलिखित में से कौन टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टम, ये टीपू सुल्तान के राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर केवल 15 वर्ष तक शासन किया था? तो सूर ने, ऑप्शन ए। दक्षिण भारत के संगम युग के संदर्भ में संगम शब्द को संदर्भित करता है राजाओं का एक शाही त्योहार या सैन्य नेताओं की एक परिषद, दक्षिण भारतीय व्यापारियों का समूह, तमिल कवियों के समागम या एक साथ आना। तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। 1774 में रॉबर्ट क्लाइव के जीवन में कौन सी दुखद घटना घटी थी? तो इनकी दुखद घटना थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने आत्महत्या कर दी। उन्होंने बर्मा निवास से उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, तो उनकी हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन ए। देखते हैं क्या है। नो, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ऑप्शन बी। ओके। अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने कितनी खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ये 5 कहाँ पे स्थित थी? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में।
ये 5 जगह खगोलीय वेधशालाएं का निर्माण करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने बाजार सुधारों के लिए जाना जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। ऑप्शन सी। फिर भारत में भूमि सुधारों में बिचौलियों के उन्मूलन के पीछे क्या उद्देश्य था? जमींदारों की शक्ति बढ़ाना, कृषि पर सरकारी नियंत्रण समाप्त करना, काश्तकारों के बीच सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करना, जमींदार और अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, काश्तकारों और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी। जैन दर्शन पर पहली पुस्तक मानी जाने वाली तत्वार्थ दिगम सूत्र द्वारा लिखी गई थी। तो ये उमा स्वाति के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी। 1792 में टीपू सुल्तान पर हमला करने वाली संयुक्त सेना में कौन था? मराठा थे, हैदराबाद के निजाम थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तीनों थी। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी होगा। ओके। किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। फिर क्या है? हड़प्पा निकासी प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल शहरी शाही उपयोगों के लिए था? गलत। यह अत्यधिक उन्नत और सुव्यवस्थित था? ऑप्शन सेकंड सही होगा। ओके। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से राजवंश क्षेत्र का कौन सा युग्म सही है? राष्ट्रकूट तमिलनाडु में, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, सही तो दोनों लग रहे हैं। ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन बी है। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में थे, राष्ट्रकूट तमिलनाडु में नहीं थे। तो यहाँ पे ओनली सेकंड सही है। तो राष्ट्रकूट रूल दक्कन रीजन, जो राष्ट्रकूट थे वो दक्कन साइड में थे। दक्कन का पठार जो है वहाँ पे थे, ना कि दक्षिण में, तमिलनाडु में मतलब। अकबर के शासन काल का 3 जिल्लादों वाला इतिहास किसने लिखा था? तो इन्होंने अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने। फिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोन गंगा देव द्वारा निर्मित जगन्नाथ मंदिर पर स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में। इसे व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन यूनानियों ने इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो ये इंडोई या इंडेक के नाम से। ऑप्शन बी। इंडोई या इंडोक के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने बौद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल में शासन किया था? तो ये अजातशत्रु थे। ऑप्शन सी। अजातशत्रु। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इन्होंने बंदा बहादुर के खिलाफ विद्रोह किया था। बंदा बहादुर। 1568 में अकबर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा किया? तो ये चित्तौड़ पर कब्जा किया था। ओके। किस दिल्ली सुल्तान ने निम्न वर्ग के लोगों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किए थे? मोहम्मद तुगलक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मिन्हाज उस सिराज, गयासुद्दीन बलबन। तो ये मोहम्मद तुगलक थे। ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में प्रारंभिक मानव समुदाय द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये कॉपर था। ब्रॉन्ज नहीं, कॉपर था। तांबा। ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर के राजा बने थे? तो ये 1782 में मैसूर के राजा बने। किस सम्राट के शासन काल में मौर्य स्थापत्य कला की बड़ी प्रगति हुई थी? तो ये अशोक के समय हुई थी। अशोक के समय में। निम्नलिखित में से किस उपाधि का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी? तो ये त्रिभुवन चक्रवर्ती का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी। फिर
अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की, जो मुख्य रूप से शासन कला से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। ऑप्शन ए। कौटिल्य कहाँ का मतलब अर्थशास्त्र वॉज ऑथर्ड बाई कौटिल्य, आल्सो वह चाणक्य के नाम से जाना जाता है। जो कौटिल्य है वो चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाना साहब ने सशस्त्र बलों को एकत्र किया और ब्रिटिश सैनिकों के शहर से खदेड़ा? तो ये कानपुर से था। नाना साहब जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता कौन थे? शाहजी और जीजाबाई, यही दो थे। शाहजी और जीजाबाई ये इनके माता पिता थे। ऑप्शन ए। महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए रथ मंदिरों का निर्माण द्वारा किया गया था? तो ये पल्लव के द्वारा निर्माण का किया गया था। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग से संबंधित है? एक मिनट। योग से संबंधित है ना, तो अग्निशारा और कपलावट्टी दोनों जो है वो योग से संबंधित हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएंगे। वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये कर्नाटक के मध्य में प्रारंभ हुआ था वीर शैव आंदोलन। ओके। अपनी माता की ओर से मुगल निम्नलिखित में से किसके वंशज थे? तैमूर के, चंगेज खान के, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के, सुबकगीन के? तो ये थे चंगेज खान के। मिनट देख लें। हाँ, ये चंगेज खान की माता की तरफ से ये वंशज जो थे मुगल वो चंगेज खान थे। ओके, नेक्स्ट। कौन सी वैदिक पीठ श्रेणी मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों को गद्य रूप में समझाती है? तो ये ब्राह्मण। ऑप्शन सी। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो ये 1639 के आसपास शुरू हुआ था। 1639 में। इसे किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ओके। ऋग्वेद लगभग कितनी भजनों का संग्रह है? तो ये 1028 भजनों का संग्रह है। अलीवर्दी खान के बाद निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाब थे? तो ये सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खान के बाद। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पद का नाम क्या था? तो ये इनका नाम जो था वो पेशवा था। ऑप्शन बी। द्रविड़ स्थापत्य शैली में सामने की दीवार के केंद्र में एक प्रवेश द्वार होता है जिसे के नाम से जाना जाता है? तो ये गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिहार राजा नागभट्ट का शिलालेख पाया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में, ग्वालियर एमपी में, या फिर आगरा यूपी में, या फिर कांधार अफगानिस्तान में? तो ये पाया गया था ग्वालियर एमपी में। ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।